भट्टी। मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। आपसे मुलाकात रहती है हर पीर से जुमेरात शब 10 से 12, एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM ओनली ऑन सुनो एफएम, द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क ऑफ पाक। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर औफियत से होंगे। बकौल उस्ताद मोहतरम दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। Ladies and gentlemen, and all these Nick and Blumras, you're listening to Suno FM 89.4 Islamabad. And what about the sunshine people? Hello, hi, how are you, and how do you do? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then everybody thinking is a very Pendu guy. Oh yes, I am. In fact, I'm proud to be a Pendu because I like desi food, desi dresses. I like you. I love chingam. I love barf. Samajhega man, lots of Pendu. So very proud to be, of course, Pendu. East to west, Pendu is the best. Easily हो जाता है, just ना कोई warrant, ना कोई arrest. हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी कोई खास बात नहीं होने जा रही, माँ सिवाय इसके कि आज का पूरा प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे ट्रिब्यूट जिक्र करेंगे और बहुत सारे पाकिस्तान के जो मारूफ सीनियर ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे ऑन कॉल बात करेंगे, क्योंकि हमारी एक बहुत ही मोहतरम पाकिस्तान के पहले चंद फेसेस हैं जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे एज ए फीमेल कोई खातून नज़र आई, तो वो थी। आज वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं और हमारे सुनो एफएम का हिस्सा, मोस्ट सीनियर ब्रॉडकास्टर जिनका ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से लेकर सफ़र ख़त्म हुआ सुनो एफएम पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमल आपा की। कमल आपा आज से 3 दिन पहले दिल के आर्जे में मुब्तला थी और आज वो इंतकाल कर गई हैं। तो आज का मेरा पूरा प्रोग्राम जो है वो कमल आपा के लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, जो टीवी आर्टिस्ट हैं, जो रेडियो से मुंसलिक हैं, उन सबको ऑनलाइन ऑन कॉल लिया जाए और उनसे कमल आपा की बातें की जाएं। यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, टेक अ ब्रेक। We'll be back right after this break. खास शहर के लिए खास ऑफर। जैज आपकी सुपर शहर के लिए लाया है सुपर न्यू सिम ऑफर खास आपके लिए। अभी अपनी नई जैज सिम पर स्टार 476 हैश मिलाएं और पाएं बेशुमार तोहफे पूरे हफ्ते के लिए, जिसमें शामिल है शानदार 6GB डेटा, 600 जैज मिनट्स और SMS। इसके साथ हासिल करें 30 मिनट्स दूसरे नेटवर्क पर भी, और वो भी सिर्फ 50 रुपए में। हुई ना खास बात। ये ऑफर सिम खरीदने के सिर्फ 3 महीने तक लागू होगी। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज सुपर 4G। बैंक आपसे कभी कॉल करके आपके अकाउंट का SMS, OTP या पिन नहीं मांगता। ना ही आपके अकाउंट में कभी गलती से पैसे आते हैं। फ्रॉड से बचिए और 3737 से आया मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें। कस्टमर अवेयरनेस मैसेज बाय इजी पैसा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज में जिक्र कर रहा था कमल आपा का, मेरी बहुत कम मुलाकातें हैं, चंद चीता मुलाकातें हैं उनसे। पहली मुलाकात जो मेरी उनके साथ एक अवार्ड शो था और उसमें मुझे बेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर का अवार्ड मिला। तब ख्वाजा नज़मुल हसन साहब पाकिस्तान टेलीविज़न से और कमल आपा बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी। और जब मुझे वो अवार्ड मिला तो उसके बाद मैं निचले पहली रो में गया और मैं उनसे मिला और मैंने अपने फुल जज्बाती जो एक लौंडा होता है, मैंने वो सारी बातें उनके साथ की। फिर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ज़िंदगी दे दानिश सईद साहब को, कि मेरी मुलाकात इन स्टूडियो उनसे हुई जब सुनो एफएम स्टार्ट हुआ, तो मौका मिला उनके साथ ऑन एयर जाने का भी। तो मुझे याद है कि मैंने उनको ऑन एयर भी ये कहा कि आप जहाँ बैठी हैं उधर साथ वाली सीट पे मैं तो नहीं बैठने वाला। उन्होंने मुझे बहुत कहा बेटा नहीं ऐसे नहीं। मैं कहा नहीं जी,
आप लेजेंड हैं, लेजेंड। इनके बराबर हम कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो लफ्ज़ों का ख़जाना है। और जितनी प्यारी शाइस्ता गुफ्तगू वो करती थी, उनके प्रोग्राम्स हमारे पास यहाँ रिकॉर्डेड मौजूद हैं। मैं आज कुछ क्लिप्स आपको सुनवाऊँगा भी। और कुछ उनकी मज़ीद बातें होंगी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे यहाँ सुन रहे हैं, या बहुत सारे एफएम के लिसनर्स ऐसे हैं जो कमल आपा से नहीं मिले हुए या उनको नहीं जानते, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एज का जो डिफरेंस है, जो जनरेशन गैप है, वो हो सकता है। लेकिन मैं गोश गुजार कर दूं कि वो ब्रॉडकास्टर थी, वो एंकर थी। उन चंद एक या दो लोगों में से जो पहली दफ़ा जिन ऑन स्क्रीन अगर जब आया, जब टेलीविज़न स्टार्ट हुआ, तो पहला जो चेहरा था मेल वो तारिक अजीज़ साहब थे। और उसके बाद फिर कमल आपा और एक और ख़ातून थी जो पहली दफ़ा स्क्रीन पे आई ब्लैक एंड वाइट दौर से, और फिर वो सारा सिलसिला चलता रहा। हमने तो बहुत सीखा, हमने बड़ा फॉलो किया। आज बहुत सारे मज़ीद हमारे जो सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं उनसे भी बात होगी फ़ोन पर, तो इंशाल्लाह आप उनके बारे में मज़ीद भी जान पाएंगे। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। गो कि मैं कभी जुमला इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज इसलिए रहेगा क्योंकि आज एक सीनियर ब्रॉडकास्टर थी, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, कमल आपा। तो आज उनका इंतकाल हुआ, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, अपने जज्बात का इजहार करना चाहें, तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। SUNO सुनो स्पेस अपना नाम ऐसे लिखकर आप भेज सकते हैं 8881 पर। Just type SUNO सुनो then space your text message and send into 8881. उसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी जी प्रोग्राम में शामिल। 051 सिटी कोड रावलपिंडी इस्लामाबाद का, शहर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या सेल फोन से डायल कर रहे हैं तो 051 का इजाफी कोड जरूर डायल कीजिएगा। 111-111-894 051-111-111-894। हो जा शुरू। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, सुना FM 89.4 इस्लामाबाद के स्टूडियो से आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब दानिश सईद साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। आप उन्हें हर सुबह मॉर्निंग शो में भी सुनते हैं, और आज उनसे मैं जानना चाह रहा हूं, जो आज हमें हमारी सीनियर ब्रॉडकास्टर, एक बड़ा नाम पाकिस्तान की टेलीविज़न, पाकिस्तान की रेडियो का, कमल आपा, जो आज हम में नहीं है, तो उनके बारे में जानते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपस में बाहमी ताल्लुकात थे इस रेडियो के हवाले से, और ख़ास तौर पर जब वो सुनो उन्होंने ज्वाइन किया, तो डायरेक्ट जो उनकी पहली मुलाकात थी वो दानिश साहब के साथ थी। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भट्टी। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी मैं दुख में हूँ, और जब भी आपा की इत्तला आई अभी कुछ देर पहले शाम के वक्त, तो कुछ देर तक तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ उनका एक बहुत प्यारा ताल्लुक था। और मुझे एजाज था कि उन्होंने मुझे बेटे की तरह प्यार दिया और मुझे अपने बेटे की तरह ही चाहा करती थी। और अभी जब 2 रोज कबल उनकी फैमिली ने एक ग्रुप बनाया, और मुझे खुसूसी तौर पर उनके बेटे ने इसलिए ऐड किया उस ग्रुप के अंदर आपा की तबीयत बताने के लिए, कि उन्होंने कहा कि जी वो अक्सर घर में बैठकर आपका तस्करा करती थी और कहती थी कि मेरा एक बेटा तो घर में है और एक बेटा मेरा रेडियो पर है जिसका नाम दानिश है। तो ये वो प्यार है भट्टी के जो शायद बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है आज की सफरा तफरी के दौर में। क्योंकि हम जो भी ताल्लुक बनाते हैं या ताल्लुक बनते हैं वो सारे किसी न किसी मकसद के तहत होते हैं, कोई ना कोई बेनिफिट होता है किसी को। जो खुलूस वाला प्यार है वो आज के दौर में बहुत कम मिल पाता है, और मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि इन आपा जैसी शख्सियात की तरफ से मुझे इस तरह की मोहब्बत नसीब हुई। आपने जैसे कहा कि पहली मुलाकात आपा के साथ मेरी यकीनी तौर पर जब इस रेडियो से उनकी वाबस्तगी हुई तो पहली मुलाकात मेरी ही हुई, और आपा को मैंने हमेशा एक बहुत ही शफीक
हमदर्द और एक नफीस शख्सियत का मालिक पाया। और आपको एक क्रेडिट और भी जाता है, मैंने ऑन एयर कहा कि मेरी पहली मुलाकात 1-to-1 आपकी वजह से यहाँ हुई, जब हम यहाँ पर दोबारा से एक नए रेडियो को लॉन्च कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो आपा जब आई और जैसे ही वो मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि ये हमारे रेडियो के लिए एजाज की बात होगी कि आप हमारे साथ मुंसलिक हों, आपकी आवाज़ हमारे रेडियो के माइक्रोफोन से जाए, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि एफएम रेडियो के ऊपर जो नए बच्चे बच्चियां होते हैं उनको तो सभी फरोग देते हैं और उन्हें अपने साथ माइक्रोफोन पर जगह भी देते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, मोस्ट सीनियर ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके लिए शायद रेडियो पाकिस्तान ही एक ऐसा इदारा है जो शायद आज भी उनकी कदर करता है। ऐसा ही है। तो सुनो एफएम चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे और हमारे इदारे के कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने जो असातिज़ा हैं, जो हमारे ऐसे ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने हमें दिया है अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने अंदाज के ज़रिए, हमारे जो उतार चढ़ाव है आवाज़ का, तलफ़्फ़ुज़ है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर किसी भी लेवल पर हैं तो हम उनके लिए हमेशा अपने दिल में जगह रखें और उन्हें अपने माइक्रोफोन पर लेकर आएं। तो फिर इस तरह से ये रिश्ता जुड़ा और आपा इतनी डाउन टू अर्थ थी जी जी। कि कभी भी उन्होंने एक लम्हे को भी महसूस नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी शख्सियत थी वो, लेकिन कभी भी आज तक उनको हमारे साथ काम करते हुए तकरीबन कोई 3 साल बीत गए और इन 3 सालों के अंदर उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई आर्टिस्ट हूँ बड़ी और पाकिस्तान टेलीविजन की पहली फीमेल अनाउंसर हूँ, कि तारिक अजीज साहब के साथ इन्हें एजाज था कि पाकिस्तान टेलीविजन की पहली अनाउंसर ही रही। और अभी पाकिस्तान टेलीविजन की जो सालगिरह आई थी तो मैंने इनका इंटरव्यू किया था जी जी। और आप यकीन जानिए उन्होंने जब मुझे बताया कि उनके सामने पूरा जो स्टेट की तमाम अथॉरिटीज थी वो खड़ी हुई थी और उस वक्त उन्होंने टेलीविजन पर पहली अनाउंसमेंट दी, तो भट्टी आप और मैं इस कैफियत को इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने जब पहली बार माइक्रोफोन फेस किया जी था जी जी जी। तो हमारी टांगें कांप रही थी कि हम न जाने क्या कहेंगे, सही भी कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो वो तो टेलीविजन था और टेलीविजन का भी पहला फेस, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज और था फिर सुनो एफएम सर, के सॉरी लिए। टू इंटरप्ट यू, और दूसरा बड़ा प्रेशर ये कि जब स्टेट के तमाम बड़े शख्सियात सामने खड़ी हों, जी अब बिल्कुल। जैसे मैं जिनको बहुत फॉलो करता हूँ वो अगर मेरे सामने अली साहब खड़े हुए हों और मुझे काम करना पड़ जाए तो जाहिर है मेरे पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। जी बिल्कुल। और फिर पहला तो- नाम, पाकिस्तान तो का पहला नाम। तो जब ऐसी शख्सियात के सामने मैं समझता हूँ मैं तो मट्टी बराबर भी नहीं, जरा बराबर भी नहीं, कि जब वो प्रोग्राम करने के लिए आया करती थी तो मैं अक्सर ना खामोशी से उनके प्रोग्राम में बैठ जाया करता था एक तरफ और उनको बोलते हुए सुनता था। उनके जो लफ्ज वो अदा करती थी तो मैं उनसे सीखता था खामोशी से। वाह वाह। तो बहुत प्यार से मैं उनको, जब भी आती थी तो वो एक बोसा देती थी। अभी कोविड की वजह से जब कोविड में आ रही थी तो उस वक्त उन्होंने नहीं, उस चीज को हमने भी एहतियात की और उन्होंने भी, लेकिन वो जब भी आया करती थी तो मुझे बहुत प्यार से एक बोसा दिया करती थी सही। और बहुत मोहब्बत से बुलाया करती थी, बात किया करती थी। तो अभी मैंने बल्कि अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि ये जो हमारा नया ऑफिस है, तो जी, जब जी। इस नए ऑफिस में पहली मर्तबा मैं अपनी सीट पर इस नए ऑफिस में आकर बैठा तो मेरे लिए एजाज था कि उन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोला और मेरे कमरे में वो दाखिल हुई और उन्होंने मुझे दुआ दी कि तुम जैसी जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए, और बहुत कुछ उन्होंने कहा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज था। सही सही। तो अभी अपनी तबीयत की वजह से काफी फिक्रमंद थी और उनको शुगर हो गई थी और वो शुगर कंट्रोल कभी हो जाती थी कभी नहीं भी होती थी। तो 21 तारीख को मेरा उनसे राब्ता हुआ सही। और 21 तारीख को उन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आना था। मैंने पाकिस्तान बनते देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझसे वादा किया और मैं उनका इंतजार कर रहा था। तो उनका फिर मेरे पास मैसेज आया कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी शुगर बढ़ गई है। तो उन्होंने मुझे माजरत का पैगाम भेजा कि मैं आज नहीं आ पाऊँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि उसके बाद वो शायद आएंगी नहीं। और उनका वो पैगाम चूंकि अब आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है तो वो ऑडियो में मैंने 3 मरतबा आज सुना और बस वो फिर जब आप किसी को देख रहे होते हैं अपने आसपास और वो अचानक चला जाए
इस तरह से आपको छोड़कर। तो जहाँ उनकी फैमिली को दुख हुआ है, वहाँ सुनो फैमिली का भी वो उतना ही अहम हिस्सा थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और हमारे लिए तो बल्कि मुझे बड़ा दुख सर इस लिहाज से भी है कि हमें बड़ा कम वक्त मिला है इतने लेजेंड्स के साथ काम करने का। यानी आपकी एक फील्ड होती है, आप किसी को अपना आइडियल बना के इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, तो ये वो लोग थे। तो कुछ तो हमसे पहले ही चले गए, कुछ का अभी मौजूद हैं, तो हमें मुझे बड़ा हुआ, मैं कि यार एक ही प्रोग्राम मुझे मिला। जब आप अभी बता रहे थे कि हमने अपने नए ऑफिस में जब शिफ्ट हुए, तो ये मेरे सामने बैठी हुई थी, तो मैं वो मेरे पर देख के हंसती भी थी कि ये बोलता नहीं है। तो वैसे तो तुम कहते हो बड़ा बोलता है बट्टी, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी उन्हें देख के। मैं कहता था यार क्या बात है यार, इनकी क्या लोग हैं ये। तो बहुत खूबसूरत लोग और बहुत प्यार करने वाले लोग, बहुत डाउन टू अर्थ लोग। हमारी नस्ल को इन शख्सियात से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि आज हमें जरा सा कुछ मिल जाता है तो हमारे मिजाज नहीं मिलते, जी हाँ, हम आसमान में हवा पे उड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। तो ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी है तो शायद इज्जत हासिल करना इतना मुश्किल नहीं जितना उसको संभालना मुश्किल है। बिल्कुल। एक सर इसमें चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि आप जानते ही हैं कि जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, जब ये टेलीविज़न पे पहली अनाउंसर के तौर पे आई, तो फेम का जो कहते हैं ना कि बूम, वो तो इन लोगों ने देखा, उरूज देखा है। अरूज, यानी इतना आप बूम। देखिए कि जी। एक एक मोहल्ले के अंदर एक टेलीविजन सेट हुआ करता था, सही। और उस एक टेलीविजन सेट को देखने के लिए पूरा मोहल्ला उस घर में इकट्ठा हुआ करता जी था। हाँ, तो ये लोग और फिर वो सुपरस्टार थे। शख्सियात तो सुपर डुपर स्टार्स उसके थे। बावजूद जो मैं कह रहा हूँ ना कि डाउन टू अर्थ, वो बंदा अल्लाह अल्लाह कर उठता है कि यार ये लोग हैं जिनको इतना फेम मिला और ये ऐसे झुक के मिल रहे हैं आपसे। जी बहुत ज्यादा। जनाब। आप ये देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया तो आपा आई तो उन्होंने बताया कि देखो इमरान प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो मुझे फिर उन्होंने किस्सा सुनाया कि उनका घर बनी गाला में हाँ जी, हाँ प्राइम जी। मिनिस्टर के घर के बिल्कुल बराबर में था। सही सही। तो उन्होंने कहा कि जब जमाइमा आया करती थी या जमाइमा वहां थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं वो अक्सर खेलते खेलते उनके घर में, उनके लॉन में आ जाया करते थे। सही। तो फिर ये उनको प्यार किया करती थी और फिर जमाइमा के साथ उनका बातचीत Attraction होना बढ़ा। और प्यार मोहब्बत इंटरेक्शन होना। जी जी। तो प्राइम मिनिस्टर भी उनको बड़ा रिगार्ड किया करते थे। तो जो जिस शख्सियत के साथ इतने सारे इनाम जुड़े हुए हों और उस शख्सियत के साथ आपको काम करने का मौका मिले, बिल्कुल। और वो शख्सियत इतनी डाउन टू अर्थ हो कि वो उन्होंने अपने कभी भी खुद से कुछ कहा ही नहीं। वो आया करती थी, कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो आया करती थी, प्रोग्राम किया और वो चली गई। जी। तो फिर बाद में हम पूछते थे आपा आई थी चली गई, तो उन्होंने कहा हाँ जी प्रोग्राम खत्म हो गया था तो चली गई। तो उनको कभी ये ख्याल ही नहीं होता था कि कोई मुझे आएगा तो रिसीव करेगा, तो जी, मुझे जी, मेरे जी, साथ जी। मुझे कोई प्रोटोकॉल, मतलब कमाल शख्सियत, हाँ जी। कमाल शख्सियत। कोई शक और ये ऐसे शख्सियात हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। और सुनो एफएम के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है, जहां पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है, वहां सुनो एफएम के लिए, सुनो एफएम के सामीन के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि पुराने गाने सुहाने उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था। जी। और जब दोपहर को वो ये प्रोग्राम पेश किया करती थी तो बेशबहा कॉल्स आया करती थी और लोग अपनी मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया करते थे। सही। तो अब वो सब तमाम लोग उन प्रोग्राम्स को जरूर याद किया करेंगे, आपा को जरूर याद किया करेंगे और आपा की शफकत को जरूर याद किया करेंगे। उनकी आवाज में जो खनक थी, बल्कि मैं यहाँ तस्करा करना चाहूंगा कि हमारे सामीन जरूर उनका लास्ट जो प्रोग्राम उन्होंने अपनी वालिदा के नाम किया, तो देखें भट्टी, जब किसी ने जाना होता है ना तो जी, अल्लाह जी। की तरफ से कोई ना कोई पैगाम उसको मिल जाता है। जी जी जी। तो जी। वो आई तो उन्होंने कहा कि दानिश मैं अपनी वालदा को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ, पता नहीं जिंदगी कितनी रह गई है तो मैं चाहती हूँ अपनी वालदा को ट्रिब्यूट दे जाऊँ। तो उन्होंने आखिरी प्रोग्राम नया जोड़ा वो पहनकर आई थी, मुझे दिखाया कि नहीं कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। तो उन्होंने वो प्रोग्राम पेश किया और वो प्रोग्राम क्या खूब पेश किया उन्होंने। वो तमाम हमारे सामीन जरूर जाएं हमारे यूट्यूब पर सुनो एफएम के जो चैनल है सही। और उस पर वो प्रोग्राम रखा है आर्काइव में। हम जरूर इंशाल्लाह उनके लिए एक ट्रिब्यूट रेडियो प्रोग्राम भी पेश करेंगे सब मिलकर। लेकिन वो प्रोग्राम देखें, उसमें आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये 1 हफ्ते पहले का प्रोग्राम है उनका, और वो प्रोग्राम देखकर आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी। सही। मैं सर आज जो उन्होंने लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करवाई थी और जो ट्रिब्यूट दिया अपनी वालदा को, उसके कुछ चंक्स जो है मैं अभी आज के प्रोग्राम में भी लोगों को सुनवाऊंगा।
जी जरूर सुनवाइए, और सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि उनकी फैमिली, उनके बेटे ने खास तौर से मुझे पैगाम दिया कि सामईन से कहिएगा कि वो उनकी वालदा के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें, और न सिर्फ दुआ करें बल्कि उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, इस चीज़ के लिए भी दुआ करें। हमें तो, हम तो नहीं भुला पाएंगे उन्हें, और मुझे तो हर मंगल के रोज़ और पीर के रोज़ उनका प्रोग्राम हुआ करता था, बाद में मंगल को हो गया था। तो जब वो आया करती थी तो मैं तो उस वक्त मैं ख़ास तौर से उनके लिए इंतज़ार किया करता था। सही। तो वक्त की पाबंद, और आज भी स्क्रिप्ट लेकर अपने साथ आया करती थी। क्या सुनहरे लफ्ज वो लिख कर लाया करती थी। वाह। आज भी उनको ये फिक्र हुआ करती थी कि मेरे प्रोग्राम की प्लेलिस्ट क्या होगी, वाह। पहला नगमा कौन सा होगा, दरमियान में कौन सा होगा, वाह। आखिरी कौन सा होगा, नगमे के शुरू में बोल हैं कि नहीं है, कोई म्यूजिक है, मौसीकी है, तो उस पर मुझे कितने सेकंड बोलना है। वाह। तो आप सोचें भट्टी कि आज के दौर में अगर कोई स्क्रिप्ट लिख कर, तैयारी कर कर, इतना बड़ा आर्टिस्ट, आप और मैं, वाह। हम शायद बगैर स्क्रिप्ट के आजकल बोल रहे होते हैं, जी जी। आप इतने बड़े आर्टिस्ट अपनी स्क्रिप्ट खुद लेकर आ रहा है, तो इससे बड़ी और क्या सीखने का अमल होगा। सही। तो वो सही। बहुत मुख्तसर से वक्त में हमें बहुत कुछ सिखा गई हैं, जी। और हमारे लिए वो असासा थी। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत आमीन। करे, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। और मुझे बहुत रंज है, बहुत दुख है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी फैमिली का कोई शख्स अब नहीं रहा हमारे दरमियान, और ऐसा ही है यकीनन। लेकिन चूंकि मैं बहुत क्लोज उनके साथ था और बहुत प्यार वो मुझे किया करती थी, तो मुझे बहुत दुख है उनके जाने का। तो कल उनकी नमाज जनाजा इस्लामाबाद में ही है, और उनकी तदफीन जो H11 में कब्रिस्तान है वहाँ की जाएगी। तो तमाम वो सामीन जो कि H11 कब्रिस्तान में दोपहर 2:30 बजे अगर उनके जनाजे में शरीक होना चाहें तो जरूर आएं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। जी जरूर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ दानिश सईद, हमारे सुनो एफएम के डायरेक्टर प्रोग्राम और सुनो मॉर्निंग के होस्ट। यहाँ पर जाना है मुझे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं चाचा मौसम, और उनसे जानेंगे इस आने वाले हफ्ते के मौसम का हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा चाचा मौसम, आपकी पेशन गोइयाँ बड़ी 100% जा रही हैं, एक्यूरेट, तो इस पे तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जी अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ करता हूँ कि इसी तरह साथ चलता रहे और खुश और लोग खुशहाली जो है वो लौट के आए। अच्छा, ये पहली बात जो मैं आज करना चाह रहा था और मैं आपका इंतज़ार भी कर रहा था कि बारिशें बड़ी खुल के हुई, मुल्क गिर हुई, हर तरफ हुई और छा गई, हर चीज़ धुली। तो इन बारिशों से फ़ायदा हुआ आपकी नज़र में या कोई नुकसान भी हुआ है? जी बिल्कुल, मुल्कीर बारिशों की इतला तो मसूल हुई, कहीं ज़ालाबारी हुई, कहीं तेज़ चक्खड़ चला, तो कहीं बैनर गिरे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो बरानी इलाकों का हुआ, क्योंकि करोड़ों की जो नज़रें लगी हुई थी इन बादलों के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि ये जमकर बरसे हैं। केपी के खिता पोटोहार, अच्छा, कश्मीर, शुमाली इलाका जात बलाई, पंजाब के भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की इतलात मसूल हुई हैं। तो बरानी इलाकों में जो ये बारिश हुई है, इससे अब मज़ीद बारिश की तो ज़रूरत नहीं है। इससे इंशाल्लाह जो है ये गंदम की फसल जो है वो अच्छा दाना निकलेगा, अच्छी पैदावार निकलेगी। बड़े मुनासिब वक्त में ये बारिश हुई है, किसान बड़े खुश हैं, चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि रिज़्क जुड़ा है किसानों का, बिल्कुल बरानी इलाकों का। और इसके साथ साथ तो इस बारिश से जब ये रहमत आती है तो जानवरों का रिज़्क होता है, चरिंद परिंद का रिज़्क जुड़ा होता है। तो घास निकलेगी, फूल निकलेंगे, दरख्तों के नए पत्ते निकल रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बहार की इब्तिदा हो चुकी है। सही। अच्छा, ये बात तो होगी अभी की मौसम गर्मा की, तो जो गुजर गया सरमा जिसमें बर्फ़बारी तो बहुत ज़्यादा हुई, तो इस बार आपकी नज़र में मौसम सरमा में इतनी बर्फ़बारी हुई है कि जब गर्मियाँ होंगी तो लोग शुमाली इलाका जात का फिर रुख करेंगे? जी बिल्कुल, मौसम सरमा की जो शिद्दत का जो असर पड़ा है इस मुल्क में, उतना ही शुमाली इलाका जात में भी पड़ा है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ये जो पहाड़ हैं, ये जन्नत नज़ीर वादियाँ, ये अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफ़ा है। फिर भी वक्तन फ़वक्तन जो बर्फ़बारी हुई है, निस्बतन कम हुई है लेकिन हुई है। तो इन्हीं जब शुमाली इलाका जहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं तो सर्दी लौट आती है। जब ये गर्मियों में ठंडी हवाएं
बाहर उस जैसा तो नहीं होगा क्योंकि बारिशों की जो असरात तो कम, मौसम सरमा की बारिशें कम हुई हैं, इनके असरात तो बाकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह मौसम बहार अच्छा रहेगा। मज़ीद 2 से 3 स्पेल आएंगे, अच्छे स्पेल आएंगे, मुल्क गिर ताकतवर सिस्टम आएंगे अप्रैल के सेकंड वीक में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, किसान के लिए कोई पैगाम है आने वाले वीक में? जी बिल्कुल, किसान जो बरानी इलाके हैं वो तो बिल्कुल घबराएं नहीं। काली घटाएं आने का फ़िलहाल अगले 8 दिन तक तो कोई इम्कान नहीं, और मज़ीद इंशाल्लाह सेकंड अप्रैल के सेकंड वीक तक तो आने की उम्मीद है। लेकिन जो बलाई पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध के जो इलाके हैं, किसान हैं, वो अपना पानी लगा लें क्योंकि अगले 7-8 दिन तक तो कोई खातिर ख्वाह बारिश का कोई इम्कान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक ख़वातीन नुज़रात सुन FM 89.4, ये है इस्लामाबाद, मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। ख़वातीन नुज़रात, जैसा कि दानिश भाई भी आपको बता रहे थे कि पुराने गाने सुहाने के नाम से प्रोग्राम कर रही थी कमल आपा, कमल नसीर इनका पूरा नाम, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया, एक प्रोग्राम डेडिकेट किया था अपनी वालदा को, जो कि अब याद माजी बन गया। लेकिन उस वक़्त जैसे दानिश भाई बता रहे थे कि इंसान को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंट आ ही जाता है, तो उन्होंने उम्र के इस हिस्से में आकर ये प्रोग्राम यहाँ पर रिकॉर्ड किया, जो कि अब हमारे पास मौजूद है आर्काइव में। इसके कुछ पार्ट्स भी आपको सुनवाएंगे। और कुछ मेरे यहाँ पर लिसनर्स हैं जो उनका प्रोग्राम सुनते हैं, उनके मैसेजेस हैं। राजा रिजवान गोलड़वी रावलपिंडी से ये उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कमल आपा के लिए। इसके अलावा एक और नाम है अख्तर शाकिर ऑफ कसोवाल, नईम अख्तर साहब, वो नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, ताज़ियत करें। मोहम्मद यूसुफ तबस्सुम, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से है। मुख्तार रिजवी कराची से हैं, वो कमल आपा के लिए दुआ कर रहे हैं। अज़हर अली साहब एयरफोर्स से हैं। कौसर साहिबा ने दादू से मैसेज किया है। और एक और मैसेज खावर सुल्तान साहब का है, कमल आपा को अल्लाह जन्नत अता फरमाए, आमीन। राजा वसीम जिन्होंने गिलगित से हमें मैसेज किया। नबील अहमद साहब अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं सफ्तर साहब झंग से। और खुरम अब्बास खुशाब से हैं। रिजवान खान का ये दूसरा मैसेज है। ज़ैनब हमें भावल नगर से मैसेज कर रही हैं। और चांद खान साहब पाकिस्तान आर्मी से, मेरे बड़े प्यारे भाई, हमें कराची से याद करते हैं, मलीर कैंट का इलाका। सफदर भाई हमें झंग के इलाके से याद करते हैं और उन्होंने ताज़ियत का पैगाम भेजा है। सो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हो जा शुरू। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कुछ चंक्स हैं, कुछ बातें हैं कमल आपा की अपनी आवाज़ में, तो वो भी इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क में क्या क्या कहूँ मैं, जिस खातून ने इसकी तरह रखी, उसके बारे में सभी कहते हैं उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो। सब सुनने वालों को मैं बताऊं क्यों मैंने कहा कि ये कौन शख्सियत थी, कौन खातून थी कि जिसकी आवाज मोहिनी हमीद की, आपा शमीम की, मोहब्बत वाली माँ, उसकी आवाज तस्वीर कशी करती थी, उसके किरदार बोलते थे। वो चाहे बहादुर औरत बनी हो, एक मलिका बनी हो, रूपमती का रूप हो, कभी एक नाजुक सी खनकती आवाज वाली अनारकली हो, या हब्बा खातून हो, या क्या क्या बताऊं आपको। चलिए प्रोग्राम शुरू करेंगे, अब फिर मैं आपको बताती जाऊंगी
कि रफ़ी पीर साहब का एक लाजवाल ड्रामा है अखियाँ। अंधी लड़की बेगमे की कहानी है जो हर वक्त गुनगुनाती है कि उथे अखियाँ दा फर्श विछावा जेड़े राही आए माइया। ये ड्रामा और इससे मुताल्लिक फिर लोगों ने क्या कहा, ये ड्रामा इतना पॉपुलर कैसे हुआ, उस अंधी लड़की का किरदार क्या था। कभी वो अशफाक अहमद की कल्लो थी, कभी जैसे मैंने कहा सैयद इम्तियाज़ अली ताज की सितारा थी। ये सारे कैरेक्टर्स उनकी ज़िंदगी के, लेकिन सबसे अहम कैरेक्टर जो है वो एक माँ का था जिसने 50 बरस रेडियो पाकिस्तान लाहौर से शाम की कहानी सुनाई बच्चों को और हर इतवार को बच्चों का प्रोग्राम किया। मेरी माँ मोइनी हमीद आपा शुभ। खातिनों साथ ये आवाज़ कंवल नसीर आपा की, और जिनका भी वो जिक्र कर रही थी वो उनकी वालिदा है। और यहाँ पर क्योंकि मैं ये वीडियो भी प्ले कर रहा हूँ, इसका ऑडियो आप तक पहुँच रहा है, आप भी इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर वो आप दीदा हो गई, आगे बात नहीं कर सकी। तो एक बहुत बड़ा नाम था और एक बहुत बड़ी नाम की ये ख़ुद बेटी हैं, और हमारे लिए तो हमेशा से उस्तादों का मकाम रहा और रहेगा। इन जैसे कुछ और लेजेंड्स अभी हमारे यहाँ मौजूद हैं इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में, जिनकी हम बड़ी कदर करते हैं। उनको भी आज मैं लाइन अप करूँगा। मेरे अपने उस्ताद मोहतरम सीनियर ब्रॉडकास्टर जनाब सैयद अली हसनैन साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि हमें वक्त दें, तो आज उनको भी हम इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। आज का पूरा प्रोग्राम हमने नाम किया है कंवल नसीर आपा के, एक बहुत बड़ा नाम। और मुझे दिली तौर पर यकीन जानिए बड़ा दुख लगा, मैं ख़ुद एक हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे बड़ा एकदम डिप्रेशन हुआ कि ये कैसे, क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते यानी 2-2.5 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी। एक ग्रुप भी है जिसमें हम लोग आपस में बात करते हैं, आरजेस, तो हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र था कि उस ग्रुप में कमल आपा मौजूद हैं। तो मुझे अभी दानिश साहब ने जब सुबह शाम में, माज़रत चाहता हूँ, बताया तो मेरे लिए उसको हज़म करना बड़ा मुश्किल था कि ये किस हद तक बात ठीक कह रहे हैं। फिर मैंने उसके बाद भी तस्दीक की दोबारा कुछ देर बाद, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। तो कुछ और बातें उन्होंने की, तो वो भी हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक ट्रैक के बाद ख्वाजा नजमुल हसन साहब होंगे हमारे साथ लाइन पर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुना एफएम 89.4 इस्लामाबाद। मेरे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं हर दिल अजीज शख्सियत हैं, सुना एफएम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके क्रेडिट पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टेलीविजन और रेडियो से मुंसलिक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा नजमुल हसन साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, मैं जानना चाह रहा था, आज जो एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जो कि टेलीविज़न हो चाहे रेडियो हो, कंवल नसीर आपा जो आज इस जहान फ़ानी से कूच कर गई, आपकी और उनका एक पुराना रिश्ता है और एक अरसे से आप जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुराना जी बहुत पुराना, 1974 से हम काम इकट्ठे कर रहे हैं जी। और सुनो एफएम पे तो हमें 7 साल हो गए इकट्ठे काम करते हुए। सही। और देखिए मंडे ट्यूसडे 2 शोज हुआ करते थे हम इकट्ठे। अब फिर वो ये हुआ कि कमल ने आना जरा कम कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उन्हें पता लगा कि उनको डायबिटिक वो हो गया है, तो उसकी वजह से वो कम आना शुरू हो गई थी। मगर अब मेरी मंडे को उनसे बात हुई है। कमल इस कदर अच्छी, एक तो शी इज अ फेलो ट्रैवलर, मैं मेरे साथ जितना उन्होंने काम किया किसी और के साथ शायद नहीं किया, और जितनी दोस्ती मेरे साथ थी उनकी बहुत ज्यादा। मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ काम के लिए आते थे, शाम को इकट्ठे बैठना, खाना खाना, कभी सेंटोरस में चले जाना, कभी उधर चले जाना, मतलब हमारा शाम को अक्सर वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड चैट। अच्छा, कभी हमने जिस तरह होता है स्क्रिप्टिंग बैठ के, अभी मेरा उन्होंने प्रोग्राम किया 2 साल पहले, रात चली है झूम के, टेलीविजन से किया एज एंकर, और 2 घंटे का शो होता था और मैं आई वाज द डायरेक्टर, मतलब मैं पैनल पे होता था, वो सामने मेरे वो होती थी।
तो काफी उस बात पे भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ आता था सारा कुछ, फिर भी बहस हम किया करते थे क्योंकि कमल टू द पॉइंट छोटी छोटी चीजों को अपने हाईलाइट करती हैं। जो बात कर रही होती है ना, एक फिक्रा भी कहना होता है तो उसमें भी बड़े इट्स अ वेरी मीनिंगफुल, क्योंकि उनकी जो एक हुई है अपनी उनकी वालदा मोहनी हमीद जो है वो बहुत सीजन्ड किस्म की थी, और हम तो उनको अपनी वालदा की तरह, जब वो आया करती थी रेडियो स्टेशन पे और कमल छोटी सी थी और हम भी वहीं भाग के फिर रहे होते थे, तो शी यूज्ड टू, उनका एक अपना अंदाज था बात करने का, सीधी, और कमल ने उनसे सीखा है। देखिए ये 64 ये जो बैच था ना 66 का, ये पूरा का पूरा टेलीविजन में इंक्लूड, कमल नसीर आई हैं, मुनीजा हाशमी आई हैं, शमीम हिलाली, शमीम अहमद आई हैं, राना शेरवानी आई, ये सारे लोग एक ही इकट्ठे आए हैं लाइव जब ट्रांसमिशन शुरू हुई है में, और तब से मुंसलिक हैं। अब आप देखिए 57 इयर्स हो गए इस बात को। सही। तो सर एक क्वेश्चन था मेरे जहन में कि एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो आपको क्या महसूस होता था कि वो कोई गलतियां ज्यादा करने वाली हैं, एक समझदार एंकर थी जो आते साथ छा गई? देखिए एंकर होना और अनाउंसर होने में बड़ा, जी सर, हमें राब्ता शायद मुंसलिक दोबारा करना पड़ेगा, हमें मुनक़ता हो गया है उनसे राब्ता। कुछ ही देर में हम दोबारा कोशिश करते हैं कि ख्वाजा नजमुल हसन साहब से बात हो सके। जी हाँ, ये वही शख्सियत हैं जो अब सुना एफएम का भी हिस्सा हैं, लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे डिफरेंट लेजेंड्स के साथ, लेकिन कमल आपा के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और 74 से वो इनको जानते हैं। हम यहाँ पर उनको दोबारा कॉल मिलाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मस्ती विद भट्टी लगे समझ के नहीं भाई। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो एफएम 89.4 ही है इस्लामाबाद। आज प्रोग्राम में बात हो रही है लेजेंड कंवल नसीर आपा की। जी, ये गाना मैंने आपको क्यों सुनवाया, क्योंकि मैं खुद बहुत उदास हो रही थी अपनी माँ को याद करके। मैंने तो उनके गाया हुआ गीत आपको सुनाना था जो वो बच्चों के लिए गाती थी, लेकिन चलें वो बाद में मैंने कहा यही नहीं हूँ आप कहें कि लो जी आके प्रोग्राम किया। और हमारे बहुत से सुनने वाले हैं जो बहुत फिल्मी नगमों को सुनना पसंद करते हैं, तो आज का प्रोग्राम ज़रा सा थोड़ा सीरियस इस मामले, ये वो कुछ बातें उनकी जो अपनी वालिदा के हवाले से कर रही हैं, जिसने अपना सब कुछ त्याग करके और पाकिस्तान को अपनी आवाज़ दी, उस आवाज़ में मिठास दी, अपनी आवाज़ के अपनी सहर अंगेज़ आवाज़ से इस मुल्क की सकाफत को, इस मुल्क की तहजीब को बढ़ाया। बच्चों को लेके बैठी, ढेरों बच्चे आते थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, यहाँ तक कि गेट बंद कर देने पड़ते थे और उनके माँ बाप बाहर के लॉन में बैठते थे और इंतज़ार के लिए। और वो 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता था 9 से 10 बजे तक का, वो एक क्या कहूँ, एक लैंडमार्क होता था लाहौर के रेडियो के लिए। तो सूफी तबस्सुम साहब उसमें हर इतवार होते थे, नगमी साहब एक थे वो हुआ करते थे, इरफान खुसट के वालिद सुल्तान खुसट साहब एक बच्चा बना करते थे उसमें, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें आते थे। अम्मी बुलाती थी, फरीदा खानम जी भी आती थी, बच्चों को बताती थी कि देखें हमारे मुल्क की मौसीकी कितनी खूबसूरत, और सारे बच्चे वहाँ बैठ के एक घर की तरह बस, और वो जो मोहब्बत वो बांटती थी। तो चले उनकी ज़िंदगी के बारे में हम बहुत सी बातें करेंगे। आप देखिए कि उनके बारे में इस मुल्क के जो माया नाज बल्कि सफ़े अव्वल के जो लोग हैं, जो इंटरनेशनली इतने मकबूल हैं, वो क्या कहते हैं मोहिनी की आवाज़ के बारे में। तो सबसे पहले सुनिए कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने क्या कहा। ये वो प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, अपनी वालदा का जिक्र किया। और एक बार जब मैंने रेडियो पर एक रफ़ी पीर साहब का ड्रामा अखियाँ देखा कहना सही नहीं है, सुना, क्योंकि उस ज़माने में टेलीविज़न तो होता नहीं था, तो मेरी आंखों के सामने उस वक्त उनका नाम मोहनी दास हुआ करता था। एक ऐसी हसीन और जमील लड़की का तस्वुर आया। मैं उस वक्त कोई 10वीं जमात में पढ़ता था, या शायद 11वीं जमात में हो गया था, कि जो यानी जिसका शुमार परियों में करना चाहिए। और मुझे बहुत इश्तियाक हुआ कि मैं इस खातून को, इस लड़की को किसी तरह देखूं।
इत्तेफाक की बात यह है कि जब मैं बीए तक पहुंचा तो मुझे भी रेडियो में छोटा मोटा काम मिल जाया करता था आवाज़ लगाने का। फिर मैंने उनसे मिला भी और उनको देखा भी। इतनी खूबसूरत, इतनी उम्दा आवाज़ थी उनकी कि मैं बिल्कुल लट्टू फरेफ्ता हो चुका था उन पर, और उनको कुछ मालूम नहीं था कि मैं इस कैफियत में हूँ। लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि शक्ल सूरत तो उनकी जैसी है, वो है, लेकिन उनकी गुफ्तगू के अंदाज से जी चाहता था कि बस इनको सुनता जाए इंसान। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। रेडियो में बहुत कम ऐसी आवाज़ें अगर मैंने कभी सुनी हैं बाद में तो शायद अतिया हबीबुल्लाह की आवाज़ को मैं सराहूँगा। लेकिन जब ख्याल आता है बहुत सी चीज़ों का तो रेडियो की कई यादें आती हैं। उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो जो भी उनको पार्ट मिलता था उसमें अपने को उस तरह ढाल लेती थी, लेकिन तसव्वुर हमेशा सुनने वाले का यही रहा कि एक निहायत हसीन लड़की है जो बात कर रही है। मैं आपको क्या बताऊं, बाद में उनसे जब मेरी इस हद तक मुलाकात हो गई कि उन्हें मालूम हुआ कि ये लड़का भी यहाँ पे आता है, तो उन्होंने मुझ पे ये करम भी किया कि तुम झिझक के मत बोला करो, जब बोलते हो तो उसमें झिझक महसूस होती है। मैं ये अल्फाज कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद वो मोहनी हमीद हो गई, फिर भी हम उनसे मुलाकातें रही। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज इस मौके पर मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ और बहुत मोहब्बत से कर रहा हूँ। जी हाँ, ये आवाज़ है जो अभी आप सुन रहे थे, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड जनाब ज़िया मोहिउद्दीन साहब की। और ये वो जो भी कलिमात अदा कर रहे थे ये हमारी जो लविंग कंवल नसीर आपा उनकी वालिदा मोहनी के लिए कर रहे थे। तो तीसरी नस्ल है अब ब्रॉडकास्टिंग में, एक बड़ा नाम है जो आज हमसे जुदा हो गया। यहाँ पर वक्त है एक ट्रैक के बाद वापस आएंगे, कोशिश करेंगे सैयद अली हसनैन साहब से बात हो जाए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। वक्त मेरे पास बहुत कम है और मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि आखिरी 2-4 मिनट्स हैं, इसमें कमल आपा ने क्या बातें की और मुनीज़ हाशमी साहिबा का जिक्र कर रही हैं, क्या कह रही हैं, ये भी ज़रा सुनते हैं। जी, आपने देखा कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब कैसे तासुरात हैं उनके मेरी वालिदा की आवाज़ से मुताल्लिक़। एक और बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम मीडिया में, मुनीज़ा हाशमी का। मैं उसको प्यार से मीज़ू कहती हूँ क्योंकि हम इकट्ठे पले बड़े हैं और रेडियो पाकिस्तान का लॉन जो था, सब्ज़ाज़ार जो उसका है, वो हमारा प्लेग्राउंड था। हम आते और ये ड्रामे की रिहर्सल कर रहे होते या बच्चों का प्रोग्राम होता तो हम वहाँ खेलते थे। मुनीज़ा हाशमी ने बहुत नाम कमाया। आप डायरेक्टर प्रोग्राम्स रहीं पाकिस्तान टेलीविज़न की, मेरी प्रोड्यूसर भी रहीं और अब चेयरमैन है लाहौर आर्ट्स काउंसिल की। और इससे बड़ी बात भी ये है कि वो साहबजादी हैं फैज़ अहमद फैज़ की। तो मुनीज़ा अपनी याददाश्तें अम्मी से मुतालिक जिनको वो शमीम आंटी कहती थी, ज़रा सुनिए। ये 1950s की बात है जब मैं 41 एम्प्रेस रोड में रहती थी और सामने रेडियो पाकिस्तान था। तो हर ऐसे मौके पे जब कोई नहीं देख रहा होता तो मैं भाग के रेडियो पाकिस्तान पहुंच जाती थी और वहाँ हम उसके ग्राउंड में खेलते थे। कंवल के साथ में खेलती थी और आंटी मोहनी या जिसको मैं आंटी शमीम कहती थी, हमें किस कदर प्यार से बिठाती, गोद में बिठाती, बातें करती। उनकी शीनी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। She was the most gentlest of persons I know, the kindest person I remember, and the most beautiful human being
that I can think of. Happy birthday, Auntie Shamim, and may you rest in peace. नुसरात एक बहुत बड़ा नाम जिस दुनिया से रुखसत हुआ, जिसका जिक्र हमने इस पूरे प्रोग्राम में किया, जो कि उनकी शख्सियत के आगे तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ देर का प्रोग्राम, मगर ये है कि हमारे दिलों में आपा हमेशा ज़िंदा रहेंगी। से उनके साथ से आप सब लोगों का, जिन्होंने मेरी माँ के बारे में इतनी अच्छी बातें की, और अपने सुनने वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आम से लोग नहीं थे तो बिल्कुल ही सादा लोग, ना उनको कोई ऑस्टेंटेशियस चीज़ें पसंद थीं, एक सादा सी औरत थी, लेकिन क्या कमाल कर गई। वो कहती हैं कि पार्टीशन के दौरान जब ट्रेन्स आती थी और उसमें बहुत कटी हुई, जिनको वो कहती हैं कि आती थी, लोग मरे हुए होते थे ट्रेन्स में, तो कहती हैं एक बार मैं रो पड़ी और मैंने कहा माइक्रोफोन पे जाके कि इन लोगों को कंबलों की और कपड़ों की ज़रूरत है। तो कहने लगी कि मैंने कह तो दिया, सैकड़ों लोग उन हालात में कई 100 कंबल लेके और कपड़े और जूते लेके लाहौर के रेलवे स्टेशन चले गए। ऐसा ही माहौल हमने 65 की जंग में भी देखा था, जब तारिक अजीज़ ने और मैंने कहा कि हमें खून की ज़रूरत है, तो इतने लोग गए कि हमें अनाउंस करना पड़ता था कि बस कीजिए, अब हमारे पास इतना रखने की जगह नहीं है, और सब खैरियत है। तो ये जो अब 23 मार्च करीब आ रहा है, तो मैं अपनी माँ को जहाँ ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ, उसके साथ मैं अपने सब सुनने वालों को और हर पाकिस्तानी बच्चे को कि ये मुल्क बहुत मुसीबतें झेल के बना है, इसकी कदर करनी चाहिए, और हर वक्त का हम एक कौम हैं, एक नज़रिया है, हम सब एक हैं पाकिस्तानी। तो इन लोगों का बहुत हमारे पे एहसान है, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। बहुत कम तनख्वाहों में इन लोगों ने काम किया, कोई ट्रांसपोर्ट ऐसी नहीं थी, पैदल चल के आते थे, साइकिलों पर आते थे, सब के सब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। तो ये आखिरी अल्फाज थे 23 मार्च से पहले ये प्रोग्राम था, और आप उसमें सुन रहे हैं उनकी ज़ुबानी के वो क्या मैसेज देकर चली गई कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है और इसकी कदर कीजिए। इस नस्ल को भी उन्होंने यही कहा, जो अपने साथ जवान हुए उनको भी यही कहा, यही टेलीविज़न से प्रोग्राम में कहती रहीं, यही रेडियो पर भी कहती रहीं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, ख़ास तौर पर जो रेडियो से ताल्लुक़ है, जिनका एफएम इंडस्ट्री से है, जो मेरे जैसे कुछ नए लोग हैं जो आज तक सीखते रहे हैं और सीखते रहेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। ख़वातीन हज़रात, मुझे अभी यहाँ से इजाज़त लेनी है क्योंकि वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे बाद यहाँ पर अतहर साहब होंगे प्रोग्राम दिल के अफसाने में, आप उनको सुनिएगा। जाते जाते आखिरी ट्रैक, आखिरी नगमा अफवाज पाकिस्तान के नाम, हर उस जवान के नाम, हर उस शहीद के नाम, हर उस माँ के नाम और हर उस बेटी के नाम जिनकी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क की अमन व तरक्की के लिए, इसकी हिफाजत के लिए। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फ़ौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।